बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस करना है, आइए मूव करते हैं लेक्चर को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नया चैप्टर नए जज्बों के साथ, नए वलवलों के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 9th क्लास का बायोलॉजी का ये है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बड़ा दिलचस्प चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हमने ये समझना है कि हमारे जिस्म में जो ना रुकने वाले रिएक्शंस का सिलसिला है ये कैसे चल रहा है, हमारी जिंदगी का तसलसल कैसे चल रहा है, हमारी जिंदगी जो कि मुख्तलिफ रिएक्शंस का नतीजा है, ये रिएक्शन कहां से एनर्जी डिराइव्ड कर रहे हैं, हम जो खाना खाते हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा कैसे बनता है, हमारा जिस्म इससे ताकत कैसे हासिल करता है, ये हमारा इस चैप्टर के अंदर मौजू होगा। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम एटीपी और उसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे और इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन के फवायद को भी समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पौधों के अंदर खुराक बनने का अमल कैसे होता है ये भी हमारा मौजू होगा और फोटोसिंथेसिस के कितने मराहिल हैं, ये किस तरह से वाक़या होती है और किस तरह से मुकम्मल होती है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। आगाज करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के साथ और इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड नॉलेज के हवाले से समझ लीजिए। 9th क्लास ही में चैप्टर नंबर 4 में जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था सेल थ्योरी को। हमने पढ़ा था कि नए सेल पुराने सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं। हमने पढ़ा था सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि सेल जरूरत की चीजें अपने माहौल से लेता भी है और इजाफी चीजें अपने जिस्म से खारिज भी करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स में मुख्तलिफ फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। वो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया कि किसी भी जानदार के जिस्म में ना रुकने वाला रिएक्शंस का जो सिलसिला है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक को एनाबॉलिज्म कहा जाता है, एक को कैटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म की पहली किस्म यानी एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिल करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस दौरान में एनर्जी इस्तेमाल होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में तब्दील होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम रिएक्शंस एनर्जी के बगैर नामुमकिन हैं और इनको एनर्जी कहां से मिलती है, इनको एनर्जी हमारा जिस्म देता है। और ये एनर्जी कैसे बनती है, हम जो खुराक खाते हैं उस खुराक में कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, उस खुराक में ग्लूकोज मौजूद होती है, उस खुराक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। जब ये बॉन्ड टूटते हैं एनर्जी निकलती है और हमारा जिस्म इसको इस्तेमाल करता है। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या है, एनर्जी की डेफिनेशन आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। दरअसल एनर्जी फोर्स को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी दो शक्लों में पाई जाती है। जिस्म को हरकत करने में मदद देने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और वो एनर्जी जो मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए जखीरा कर ली जाए जिस्म के अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स की सूरत में स्टोर होती है। बवक्त जरूरत ये बॉन्ड टूटते हैं, इनसे एनर्जी खारिज होती है और मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स की बात की जाए तो ये बायो की एक ब्रांच है। डियर स्टूडेंट्स, ये बायो की ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम एनर्जी रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायो का मतलब लाइफ है और एनर्जेटिक्स एनर्जी से है। एनर्जी से मुतल्लिक जितने पहलू हैं उनका मुतालिया बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है, अगर इनका खुलासा, इनका मौजू, इनका कंसर्न जानदारों से हो। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जानदार जिस्म के अंदर जितनी एनर्जी की तब्दीलियां आती हैं, एनर्जी जिस जिस हालत में मौजूद होती है वो बायो एनर्जेटिक्स ही में पढ़ी जाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, एटीपी का रोल क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, एटीपी दरअसल एक केमिकल का नाम है। इसकी एक एब्रीवेशन इस्तेमाल की जाती है, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और इसका पूरा नाम है ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट, यानी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एनर्जी फ्रॉम फूड ये स्टोर हो जाती है, किस हालत में ये स्टोर हो जाती है? एटीपी की हालत में। डियर स्टूडेंट्स, एटीपी से कैसे एनर्जी निकाली जाती है, एटीपी में कैसे स्टोर होती है, आइए तफसीलात को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तस्करा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इन बॉन्ड्स, वो एनर्जी जो बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी रिलीज ऑन बॉन्ड्स ब्रेकेज। डियर स्टूडेंट्स, जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इनसे खारिज होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। सम एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं कुछ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के अलावा सम एनर्जी एस्केप एज हीट, कुछ एनर्जी ऐसी है जो हीट की फॉर्म में खारिज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से निकलने वाली एनर्जी जिसमें से कुछ इस्तेमाल कर ली जाती है, कुछ स्टोर कर ली जाती है एटीपी के बॉन्ड की फॉर्म में। जब जरूरत होती है तो ये बॉन्ड टूटते हैं, इनमें से पोटेंशियल एनर्जी निकलती है, वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है और जिस्म के कामों में उसकी मुआविनत करती है। अब हम देखते हैं फर्दर डिटेल्स को। यहां पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं, पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में 5 किंगडम सिस्टम में हमने डिस्कस किया था पौधों के अलावा कुछ प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें एल्गी कहा जाता है वो भी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जैसा कि कुछ बैक्टीरिया हैं, वो भी अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस से तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर ये बात जहन में रहे, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें रोशनी को इस्तेमाल करके ये जानदार अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि कुछ दूसरे जानदार अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो बनी बनाई खुराक लेते हैं, दूसरे जानदारों को अपनी खुराक का जरिया बनाते हैं। फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस इंतहाई अहम टर्मिनोलॉजी है। केमिस्ट्री में आप यकीनन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। समझ लीजिए बेसिक डिफरेंस क्या है। दरअसल ये दो तरह के रिएक्शन हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है जबकि दूसरे को रिडक्शन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। नामों ही से आप फर्क करने में कामयाब हो सकते हैं अगर आप टेक्निकली इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को मेमोराइज कर लें। वो किस तरह से? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन ऐड होती है जबकि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी ये एक ऐसा अमल है जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यानी ऑक्सीजन ऐड हो सकती है या हाइड्रोजन निकल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक काम भी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा हो तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने एक टर्म को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, तो दूसरी टर्म को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। दूसरी टर्म यानी रिडक्शन रिएक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट टर्म है और इसके अंदर या तो ऑक्सीजन निकलती है या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन ऐड होते हैं। इसकी डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, while reduction involve removal of oxygen, gain of hydrogen और इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, एक और टर्म यहां पर इस्तेमाल की जाती है, वो भी जहन नशी कर लीजिए। इन दोनों रिएक्शंस को मजमूई तौर पर रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन दरअसल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का मजमुआ है। दोनों में से कोई एक रिएक्शन भी हो रहा हो तो हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स,
यहां पर ये बात भी समझ लीजिए कि हमारे जिस्म में जब एनर्जी निकलती है कार्बोहाइड्रेट में से, फूड की मेटाबोलाइजेशन से, फूड के मेटाबॉलिज्म से, फूड की ब्रेकडाउन से, उस दौरान में जो रिएक्शंस होते हैं वो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स क्या हैं आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम सवाल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ चुका है, आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी सोर्स क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें एक अहम कंसेप्ट जहन नशी कर लीजिए, और वो अहम कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं तो उनकी एसोसिएशन स्टेबल एसोसिएशन होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन जो ही किसी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से अलग होते हैं, किसी दूसरे एटम मिसाल के तौर पे कार्बन या हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं और उनके साथ जाकर के एसोसिएट हो जाते हैं, तो उनकी एसोसिएशन, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि अनस्टेबल होता है। जो ही उन्हें मौका मिलता है वो वापस मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ, और इस दौरान में वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एनर्जी का सोर्स कतअन नहीं है। अलबत्ता हम ये बात जहन में रखते हैं, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ड्रैग्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन से, मूव कर जाते हैं किसी दूसरे एटम के पास, उसके साथ अनस्टेबल एसोसिएशन बना लेते हैं, मौका मिलने पर जब वापस जाते हैं एनर्जी खारिज करते हैं। इंतहाई अहम सवाल है, कैन इलेक्ट्रॉन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी? तो उसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी when dragged away from oxygen and attached to some other atom, for example carbon or hydrogen, make unstable association and try to move back releasing energy. Dear students, इसके बाद अगला टॉपिक भी अहम है, बोर्ड एग्जामिनेशन के हवाले से ये सवाल आ चुका है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है एनर्जी का एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने का अमल। डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी कैसे एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होती है, इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हिस्सा लेते हैं। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या तब्दीलियां आती हैं। पहला मरहला है, अगर हम पौधों की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है और पौधे अपनी खुराक कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में तैयार करते हैं। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड है। अगले मरहले में ये खुराक या तो इंसान या जानवर इस्तेमाल करते हैं, इवन पौधे भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस खुराक के इस्तेमाल होने के दौरान मेटाबॉलिज्म होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है और इस दौरान में एनर्जी रिलीज होती है। हम ये कह सकते हैं दूसरा मरहला ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है और रिलीज ऑफ एनर्जी है। डियर स्टूडेंट्स, ये अमल दरअसल रेस्पिरेशन कहलाता है। इस अमल के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है कुछ हीट की फॉर्म में खारिज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जबकि बकिया एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एटीपी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड्स में स्टोर हो जाती है। आइए देखते हैं एनर्जी स्टोरेज इन एटीपी। ये जो रिएक्शन होता है तीसरे मरहले के अंदर, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी एटीपी में स्टोर हो जाती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर के जुड़ता है और इस दौरान में एनर्जी एटीपी के बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब एटीपी बन जाता है हम कहते हैं ये सेल की एनर्जी करेंसी है। जब जरूरत पड़ेगी इसका बॉन्ड टूटेगा, इससे एनर्जी निकलेगी और सेल अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेगा, और ये आखिरी मरहला एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये देखिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एनर्जी इस्तेमाल होती है या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर या फिर इसके अलावा मेंटेनेंस एक्टिविटीज के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये वो मुख्तलिफ तरीका कार हैं, ये मुख्तलिफ मराहिल हैं जिनसे गुजरकर ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक शक्ल से एनर्जी दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। एक बात जहन में रखिएगा,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जो कि यहाँ भी एप्लीकेबल है, एनर्जी कभी पैदा नहीं होती, एनर्जी कभी तबाह नहीं की जा सकती, सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदली जा सकती है। और आप यहां पर देखिए, पहले लाइट एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुई, कुछ हीट की फॉर्म में स्टोर हो गई और कुछ एटीपी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। फिर उसके बाद ये एनर्जी रिलीज हुई और कुछ प्रोसेसेस को करवाने में मददगार साबित हुई, जबकि बकिया एनर्जी हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी गई। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का, जो कि ताल्लुक रखता है बायो एनर्जेटिक्स से। यकीनन आपने आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और अब आपने इन तमाम टॉपिक्स को जो हमने आज डिस्कस किए, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो हमने आज समझने की कोशिश की, याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।